हेलो एवरीवन। आप लोग व्यंजन व्यंजन के मुख्य भेद, व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर उसके भेद पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। ऊष्म व्यंजन, सबसे पहले ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुंह से रगड़ खा करके गर्म होकर के निकलती है, यानी ऊष्मा पैदा करते हुए निकलती है। ऊष्म मीन्स गर्मी। ऊष्म मीन्स गर्मी, यानी रगड़ खा करके गर्म होकर के बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आता है सबसे पहले श। तो अक्सर हमारे बच्चों की ये आदत है बचपन से, पता नहीं उनको बताया जाता है या नहीं, बड़ा सा, छोटा सा, पेट फड़वा सा और छोटा सा, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन इन सब का व्याकरणिक नाम है। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? तालव्य श। तालव्य श। इसको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। कारण कारण है कि इसका उच्चारण जब जीभ जो है एकदम उल्टी होकर के हमारे तलवे से चिपकती है और हवा रगड़ खा करके जीभ और तलवे के बीच से बाहर निकलती है, तब इस श का उच्चारण होता है। अब आलस्य वश इस श का हम उच्चारण नहीं करते हैं। इस मूर्धन्य श से, इस श से ही हम काम चला लेते हैं। कारण कि जीभ को उल्टा करने में हमारे जीभ को हमको कष्ट होता है, इसलिए श का उच्चारण हम बहुत कम ही आजकल देखने को मिलता है। केवल श का ही उच्चारण देखने को मिलता है। लेकिन शुद्ध रूप से अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलने के लिए जीभ को पूरी तरह से उल्टा करके हमको तलवे पर चिपकाना होता है और तलवे के बीच से, जीभ और तलवे के बीच से जो हवा रगड़ खा करके बाहर निकलती है, उसी से इस श का उच्चारण होता है और इसका नाम है तालव्य श। फिर आता है ये पेट फड़वा स, जिसको आजकल बच्चे कहते हैं पेट फड़वा स। पेट फड़वा स का नाम है मूर्धन्य स। क्या नाम है? मूर्धन्य। कारण कि इसका उच्चारण क्या है? मूर्धा से। मूर्धा यानी दांत और हमारे जो का तालु है, तालु के बाद जो खुरदुरा हिस्सा आता है, दांत के पीछे जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा से हमारी जीभ स्पर्श करती है और मूर्धा और जीभ के बीच से जो रगड़ खा करके हवा निकलती है, यानी गर्म होकर के हवा निकलती है, वहां से इसे श का उच्चारण होता है। फिर आता है दंत्य स। दंत्य स यानी दोनों दांत पर हमारी जीभ स्पर्श करती है। हमारी जीभ दोनों ऊपर और नीचे दोनों के दांतों पर स्पर्श करती है और दोनों के बीच से हवा रगड़ खा करके बाहर निकलती है, तब इस स का उच्चारण होता है। तब हम इसका नाम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नाम हो गया दंत्य स। और ह, ह में भी क्या होता है? हवा हमारे कंठ से, कंठ और तालु का जो कोमल हिस्सा होता है, आरंभिक हिस्सा जो होता है, वहां से गोल होकर के रगड़ खा करके बाहर निकलती है। यहाँ से ये होता है ह का उच्चारण होता है। फिर आता है आपका, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। आई थिंक इसको आप लोग जान लिए होंगे। अब आता है मिश्र व्यंजन। क्या आता है? मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन।
मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। इसी को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। इसी को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। इसकी संख्या भी कितना बताए थे? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो 2 वर्ण मिलकर के एक वर्ण हो जाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और एक व्यंजन वे होते हैं जो कि एक दूसरा वर्ण और एक दूसरा वर्ण एक साथ होते हैं, जिससे हमारे हिंदी में शब्दों की रचना की जाती है। तो सबसे पहले भेद की जो 2 वर्ण मिलकर के एक हो जाते हैं वे हैं क्ष। ये किस किस वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं? यह 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, क प्लस श। इससे मिलकर के क्या बना हुआ है? क्ष बना हुआ है। अगर हम इसमें से अ निकालते हैं, इससे भी अ निकालते हैं, तो यहाँ प्लस करके अ हो जाएगा और ये बन जाएगा क्ष। क्या बन जाएगा? क्ष। फिर त्र। इसी तरह से ये दोनों तरह से शुद्ध है। अगर यहाँ हलंत नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये अवर्ण इसी श में छुपा हुआ है। अगर हम हलंत लगा करके अ बाहर निकाल देते हैं तो भी ये शुद्ध है, अगर नहीं निकालते हैं तो भी यह शुद्ध है। किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। त्र, त प्लस र बराबर त्र। फिर ज्ञ, ज, ज प्लस इय बराबर ज्ञ और श प्लस र बराबर श्र। ये तो हो गया ये 2 वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बनाने की प्रक्रिया। अब दूसरी तरह से व्यंजन कैसे बनता है, जिससे कि अब वर्ण नहीं बनता है, उससे शब्द बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे आधा दूसरा वर्ण और दूसरा दूसरा वर्ण य, और दोनों मिलकर के क्या हो गए? ज्य। क्या हो गए? ज्य। इसी तरह से आधा दूसरा वर्ण क्या हो गया? ज्ञ। अब इन सब से शब्द बन जाता है क र। तो क्या हो गया? क्र हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं? 2 व्यंजनों की मेल से शब्द बनाते हैं। हमारे हिंदी में इस तरह के भी व्यंजन होते हैं जिससे से कि हम मिलाकर के शब्दों की रचना करते हैं। अब इससे हम शब्द बना देते हैं। कैसे? जैसे ज, ज्योति, ज्ञ, 11, क्रम, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि र के कितने रूप हैं और सारे वर्णों पर मात्राएं ऊपर, अगल में, बगल में, ऊपर या नीचे लगाई जाती हैं। लेकिन ये र वर्ण ऐसा है जो कि आप लोगों को र वर्ण में हमेशा उ की मात्रा, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा हमेशा बीच में लगाई जाती है। क्यों? ये र वर्ण है, ये र वर्ण है। र का ये मूल रूप है। ये क्या है? र का मूल रूप है। लेकिन सारे वर्णों पर क्या लगाया जाता है? कहीं भी कुछ भी लगाया जाता है, कभी भी मात्रा लगाया जाता है तो
क्या कैसे लगाया जाता है? मैं यहाँ पर लिखती हूँ र, ये मूल रूप में है। कोई भी मात्रा अगर लगानी होती है तो हम क्या लिखते हैं? री, रा, री, री, रे, रे, कुछ भी ऐसे लगा लेते हैं। लेकिन जब हमको ऊ की मात्रा लगानी होती है तो क्या हम ऐसे लगाते हैं? क्या हम इसको ऐसे लगाते हैं? नहीं, इसको ऐसे हम नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं इसको? हमेशा र, ऊ की मात्रा र के साथ कैसे लगाते हैं? यहाँ ह्रस्व ऊ लगाना है तो ऐसे लगाते हैं, और दीर्घ ऊ लगाना है तो ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ऐसे बीच में लगाते हैं। समझ में आई बात? यानी हमेशा जो मात्राएं होती हैं र में, ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। ये बात समझ में आ गई? अब आता है र के मूल रूप के अलावा भी कितने भेद हैं? र के दो भेद हैं। र के र के भेद, र के भेद क्या है? कैसे प्रयोग किया जाता है किसी भी वर्ण पर? एक तो ऐसे प्रयोग किया जाता है, एक तो ऐसे प्रयोग किया जाता है, और दूसरा कैसे प्रयोग किया जाता है? किसी भी वर्ण के पैर के नीचे ऐसे प्रयोग किया जाता है, और तीसरा ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो फिर ये दोनों भेद के, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? रेफ, रेफ। और इस रूप को ये किसी भी अ के साथ, किसी भी वर्ण के साथ ऐसे जुड़ा होता है, और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदेन। रेफ और पदेन, समझ में आया? रेफ और पदेन, रेफ और पदेन। रेफ जो होता है वह र का आधा रूप होता है, यानी जिस वर्ण पर र यह लगता है उस वर्ण के पहले इसका उच्चारण होता है। इसको मैं इरेज करती हूँ, और र को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाती हूँ। रेफ। अब रेफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे ये रेफ का रूप है, जैसे हमको लिखना है धर्म, धर्म। यानी रेफ का प्रयोग जिस भी वर्ण पर होता है उस वर्ण, उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। जैसे ध के बाद क्या हो गया? र का उच्चारण होता है, ध र म। जब हम इसको धर्म को क्या करते हैं, तद्भव बनाते हैं, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? र के रूप में हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो जाता है? र के रूप में यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर तत्सम भी है तो इसका उच्चारण आधा र के रूप में म से पहले होगा, यानी जिस वर्ण पर यह लगता है उस वर्ण, इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले किया जाता है। इसी तरह से कर्म, मर्म। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। इस तरह से इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। फिर आता है, अब आई थिंक आप लोग वर्ण, ये रेफ को समझ चुके होंगे। इसके दो भेद हैं, र के दो भेद हैं, लेकिन इसके रूप कितने हैं? तीन हैं। कितने रूप हैं? तीन रूप हैं। कौन कौन से? एक, दो और तीन हैं। कितने रूप हैं? तीन रूप हैं। पहला रेफ का एक है, दूसरा पदेन दो रूप में आता है। चलिए अब आप लोग पदेन समझिए।
पदेन। ये क्या है? रेफ। रेफ यानी जिस वर्ण पर लगता है उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले किया जाता है। फिर आता है पदेन। पदेन किसी भी वर्ण पर लगता है, जिस भी वर्ण पर लगता है, ये है ऐसे, इसका चिन्ह ऐसे किसी भी वर्ण के पैर में ऐसे लगाया जाता है और जिस वर्ण पर लगता है उस वर्ण को आधा कर देता है और स्वयं पूरा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पदेन है। जिस भी वर्ण पर लगता है उस वर्ण को आधा कर देता है और स्वयं पूरा हो जाता है। जैसे प्रकाश। अब हम अगर इसका वर्ण विच्छेद करें, कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। प्रकाश, तो प धन र धन अ धन क धन आ धन श धन अ, ये हो गया प्रकाश। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे र के बाद अ लगा हुआ है, क्योंकि प आधा है, प के बाद अ नहीं लगा हुआ है, इसलिए प आधा हो गया है और र के बाद अ लगा हुआ है, इसलिए र पूरा हो गया है। कोई भी शब्द आप ले लेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये र पूरा होता है। इस तरह से जहां भी र लगा होता है वहां पूरा होता है। प्रकृति, प्रकाश, क्रम, क्रम को ही ले लीजिए। क्रम, क्रम क्या है? क धन र धन अ धन म धन अ। अब यहाँ पर भी क आधा हो गया, र पूरा हो गया। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्वरों में हलंत नहीं लगाया जाता है। स्वर की हमेशा हमेशा मात्रा होती है और वह मात्रा व्यंजन वर्णों पर लगाया जाता है। और अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में मात्रा नहीं लगा है तो अ वर्ण निश्चित रूप से उसमें है, क्योंकि हमेशा व्यंजन अर्ध अक्षरात्मक है और अ वर्ण से ही पूरा होता है। फिर आता है पदेन का दूसरा रूप। क्या है? पदेन का दूसरा रूप ये है ऐसे। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस किसी भी वर्ण पर नहीं लगता है, केवल ये ट वर्ग पर लगाया जाता है। ट, ठ, ड, ढ, केवल इसी पर, ट वर्ग पर ही यह पदेन प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज और किसी भी वर्ण पर इसका प्रयोग, इस पदेन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ट पर लगा दिया, ठ पर कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ड पर अक्सर जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लग जाता है। अब इससे शब्द हम बनाते हैं, जैसे राष्ट्र। राष्ट्र हो गया, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया। अब इसका हम, ये भी पदेन उसी तरह से है जैसा कि ये पदेन है, कि जिस भी वर्ण पर ये पदेन लगाया जाता है उस वर्ण को आधा करके स्वयं पूरा हो जाता है। यानी यह पूरा र का पूरा रूप होता है। जिस भी वर्ण पर लगता है वह आधा हो जाता है। इस पर हम हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन ये क्या है? ट आधा हो जाता है, राष्ट्र। र धन आ, यहाँ पर हलंत होगा, धन श, धन ट, श चूंकि आधा है इसलिए अ नहीं रहेगा और यहाँ पर हलंत होगा, और र प्लस अ, राष्ट्र। जिस वर्ण पर ट पर लगा है, ट को आधा करके स्वयं र पूरा हो गया है। इस तरह से ये क्या है? पदेन का एक रूप है और केवल ट वर्ग पर ही लगाया जाता है। समझ में आ गई सभी लोगों को मेरी बात? ड्रम, इसी तरह से ड्रम का भी हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ड प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस
अ। ये क्या है? ये इसका वर्ण विच्छेद है। आई थिंक आप लोग र के सभी रूपों को समझ चुके होंगे। अब आता है री की मात्रा। री की मात्रा र और री में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि री की मात्रा कैसे लगाई जाती है। री की मात्रा किसी भी वर्ड पर उसके नीचे लगाई जाती है। ऐसे किसी भी वर्ड पर उसके नीचे लगाई जाती है और वर्ण विच्छेद करने पर, जैसे क पर हम लगा दिए, अब इससे कोई शब्द बना लेते हैं, कृषि बना लेते हैं। ये कौन सी मात्रा है? ये री की मात्रा नहीं है। ये हमेशा ये र की मात्रा नहीं, री की है। री क्या है? हमारा एक स्वर है और पहले इसको स्वर में नहीं गिना जाता था, लेकिन अब इसको स्वर में ही, हमारे मानक हिंदी में स्वर में ही गिना जाने लगा है। और कृषि, अब इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये भी जिस वर्ण पर लगेगा उसको आधा कर देगा और स्वयं पूरा हो जाएगा। श धन हरस्व ई हो गया ये कृषि। समझ में आया? चलो, अब मैं आप लोगों को इससे भी आगे कुछ जानना है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को और क्या जानना है, क्या समझना चाहते हैं। ये आप लोग मुझे बताएंगे, तभी मैं आप लोगों को समझ पाऊंगी हाँ बच्चे किस किस चीज़ के लिए जानने की इच्छा रखते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अयोगवा या अयोगवा से पहले आप लोगों को आगत ध्वनियां और नुक्ता के बारे में बताऊंगी और द्वित्व व्यंजन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, द्वित्व व्यंजन, नुक्ता और आगत ध्वनियां। थैंक यू।